सर, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से पाकिस्तान का सहारा लेकर ईरान को टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान में उनकी एयरबेस को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान में भी बहुत शोर मचा हुआ था इसको लेकर। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप डिप्लोमेसी की बात करने लगे। कहाँ तो कह रहे थे कि मदद आ रही है, रास्ते में है, और अचानक से डिप्लोमेसी। कुछ बदला है क्या पिछले 24 घंटे में ईरान और अमेरिका के बीच में? नहीं, कुछ बदला नहीं, कुछ हुआ नहीं, ऐसे ही है स्थिति। ईरान में ऐसे ही है। पर ट्रंप ने पहले बार क्यों बोला जो बोला, उसके बाद वो पीछे मुकर गया और पीछे हट गया, क्यों बताया? उसको समझने के लिए हमें वी शुड गो बैक कि ईरान का क्या हालत है आज के दिन। जब तक हम ये नहीं अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअल ईरान का क्या हालत है, ये भी हम कंक्लूड कर नहीं सकते कि ट्रंप ये क्यों कर रहा है। तो कुछ समय उसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करूंगा ईरान में क्यों ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। राइट, ईरान में 28 तारीख दिसंबर, आज 19th डे है, 20th डे है, ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ईरान में तब शुरू हुआ जब इनका करेंसी का वैल्यू डिवैल्यू हो गया था, अचानक में मार्केट में गिर गया था। इससे पहले एक यूएस डॉलर से आपको तकरीबन 80,000 रियाल, ईरानियन रियाल मिलते थे। आज उस दिन वो एक यूएस डॉलर के लिए 1.4 मिलियन ईरानियन रियल्स हो गया था। तकरीबन 40 to 50% डिवैल्यू हो गया। उससे क्या है, लोगों का जो भी सेविंग्स है वो खत्म हो गया और प्राइसेस सब बढ़ गए। इनफैक्ट फूड इन्फ्लेशन वहां ईरान में ओवरनाइट 70% हो गया। तो उससे क्या है कि बाजार बंद हो गया उस दिन। बाजारियों ने, सबसे पहले ये शुरुआत हुआ बाजार में, और बाजार ने बंद कर दिया अपना, और आज तक बाजार खुला नहीं। राइट, और उससे क्या है, लोग तो सड़क पे उतर आए। 4-5 दिन वो सड़क पे उतर आए। राजनीतिक तौर पर उनका जो प्रेसिडेंट है पेस्केशिया, उसने कोशिश किया कि किसी तरीके से स्थिति को संभाले, पर संभला नहीं। फिर जब हिंसा भी शुरू हो गया, जब हिंसा कुछ शुरू हो गया, कुछ प्रोटेस्ट ज्यादा बढ़ गए, तो ये रिजीम ने आके गोली चलाया। उससे रिपोर्ट्स ये मिल रहे हैं कि कहीं 500 लोग मर गए, कहीं 2000 लोग मर गए, कहीं 3000 लोग मर गए। तो ये स्थिति, ये हाल है। राइट, बट इसके बाद जो है ईरान में प्रोटेस्ट कम हो गए। जब लोग मरने शुरू हुए तो तब ट्रंप ने ये ऐलान किया कि देखिए इतने लोग मार रहे हो तो हम आके आपको इंटरवीन करेंगे और मदद आ रहा है, यही उसने ऐलान किया था। पर जैसे उसने ऐलान किया था, ईरान में इन्होंने प्रोटेस्टर्स को मारना बंद कर दिया। जैसे उसने मारना बंद कर दिया तो उसने बताया कि भाई मेरे को, और ईरान ने जाके यूएसए को आश्वासन भी दिया कि हम मारेंगे नहीं किसी को। तो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पर थोड़ा कम तादाद में चल रहे हैं, पर कोई मर नहीं रहा। पर ये जो खुमैनी और उसका पूरा गठबंधन का पकड़ ईरान के ऊपर मजबूत है अभी भी। तो ये स्थिति में ट्रंप अंदर नहीं गया, वो मुकर गया। पर इसके साथ साथ मैं 2-3 चीज और बताना चाहता हूं। ये जो भी हो रहा है ईरान के अंदर, उसमें क्या है कि अगर आप पहले के तुलना में देखोगे, पहले रेजिम चेंज जो ईरान में हुआ था वो 78-79 में हुआ था। और 78-79 में जब रेजिम चेंज हुआ था तो शाह ऑफ ईरान को निकाल के अयतुल्ला कोमेनी को लाया गया था। और अयतुल्ला कोमेनी कहाँ था उन दिनों में? वो फ्रांस में था। इसका रेजिम चेंज किसने किया? सीआईए ने किया, और कम्युनिस्टों के मदद से ये रेजिम चेंज किया गया था। और ये रेजिम चेंज जब हुआ था, तकरीबन जब से ईरान के अंदर प्रोटेस्ट शुरू हुए, तब तक टिल द टाइम द शाह वाज किक्ड आउट ऑफ ईरान,
That was in January 79, मेरे ख्याल में 16 जनवरी या 17 जनवरी को शाह को निकाल दिया गया। वो इजिप्ट गया, इजिप्ट से वापस नहीं आया। 1 साल लग गया था, 1 साल। और उसके बाद अगले 2-3 दिन के बाद अयतुल्ला खोमेनी आया। उसके बाद उसने अपना रेवोल्यूशन शुरू किया और उसमें 2 बार बहुत लोगों को कत्ल हो गया वहां, राइट, बेरहमी से कत्ल हो गया। और ये टोटल अगर आप वो रेवोल्यूशन देखेंगे तो वो तकरीबन 17 महीने का था। अभी तो सिर्फ 20 दिन हुए। तो ये टाइम है इस रेवोल्यूशन में, ये कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है, सबसे पहले। दूसरी बात ये है कि उस वक्त और अभी का देखोगे तो जब शाह को निकालना था, एक दूसरा पावर सेंटर था अयतुल्ला का। ये मुल्लों का एक पावर सेंटर था और एक लीडर था। इस बार अगर हम देखेंगे, ना बाहर कोई लीडर है, ना अंदर कोई लीडर है, ना अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है। उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन था, बाहर का सपोर्ट भी था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस वक्त कभी अमेरिका ये बोल रहा था कि मैं ईरान को ये शाह को सपोर्ट करूंगा, कभी इनको सपोर्ट करना। लास्ट में अमेरिका ने जाके अयतुल्ला खोमेनी को सपोर्ट किया, तो इसीलिए शाह को हटाया गया था उस वक्त। तो उस वक्त और अभी का अगर आप हालात देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, नंबर 1। नंबर 2, 2005 2012, 2017-18 और 2023 में भी ईरान में प्रॉब्लम्स हुए हैं। 2012 में इलेक्शन के जरिए हुआ था, इलेक्शन छीन लिया गया था। अहमदीनेजाद जो उस वक्त का प्रेसिडेंट था, उसके अगेंस्ट आरोप था कि इसने इलेक्शन छीन लिया, तो उसके अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे और भगदड़ मच गया और एक प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ। पर वो प्रॉब्लम 1 और 2 गुटों के बीच में था। आप 2012-13 के जो प्रोटेस्ट में देखेंगे तो उस वक्त आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था, पर और चला गया, पर पॉलिटिकली स्थिति ठीक था, तो ईरान वापस आ गया। 2023-24 जब प्रोटेस्ट हुए थे, उस वक्त एक लड़की 19 साल का मैसा अमीनी, उसको इन्होंने गिरफ्तार किया और ये जेल में वो उसका दम घुट गया था, इन्होंने मार दिया था एक्चुअली। तो उसके बाद बटाकुटा वहां प्रोटेस्ट, पर वो भी वहां दबाया गया। अब की बार जो पिछले बार की जितने स्थिति है वो है ही नहीं इधर अभी ईरान के अंदर। ईरान के अंदर एक सिंगुलर आइडियोलॉजी है, एक रिजीम है, एक थियोक्रेटिक रिजीम है ये, और ये एक सिक्योरिटी स्टेट है। क्योंकि ये मैं बता रहा हूं ताकि सबको समझ में आए कि ईरान के अंदर क्या हो रहा है। अगर वो समझ में आ गया तो बाकी सब कुछ अपने जगह पे हो जाएगा। और ये सिक्योरिटी स्टेट के हिस्से कौन है? एक तो खमेनी जो मुल्ला है मेन अयतुल्ला, उसके साथ 12 और अयतुल्ला हैं, राइट। ये ग्रैंड अयतुल्ला है, उसके साथ और 12 मुल्ले हैं जो एक ग्रैंड काउंसिल बनाते हैं। उसके आगे नीचे एक प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ है आईआरजीसी है, बसीज है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है। और ये सब जो है वो इंडिपेंडेंटली किसी और को रिपोर्ट करते हैं। उनका सिस्टम ये है। आईआरजीसी जो है वो सीधा खमेनी को रिपोर्ट करता है, वो प्रेसिडेंट के नीचे नहीं है। बसीज जो है वो काउंसिल को रिपोर्ट करता है। तो वहां का सिस्टम ऐसा है कि पिछले 40 इयर्स से ये जितने थियोक्रेटिक स्टेट के सिक्योरिटी अपैरेटस है ना, उसने पूरा देश का हर कोना पकड़ लिया। उनका ये बिजनेसेस उनके चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेते हैं, बैंक्स इनके हैं, सब कुछ इनका है। इनका कोई अपोजिशन नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन का नाम निशान नहीं है कहीं। और ये प्रॉब्लम जो अभी हुआ है ये भी पहले कभी हुआ नहीं। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? ये बाहर की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम इसीलिए है कि
there was mass financial mismanagement by the regime. इनका एक सिस्टम है सेपा, SEPAH. वो इट्स अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ 5 बैंक्स. वो बैंक्स को जोड़ के इन्होंने ये खड़ा किया. इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. उसके जरिए ये जितने गवर्नमेंट के अधिकारी हैं, IRGC है या बसीज है, बसीज इज अ पैरामिलिट्री फोर्स, राइट. वो CRPF और इंटेलिजेंस को मिला के वो कुछ अजीब तरीके का फोर्स है. और उसके साथ साथ मुल्लों का भी आइडियाज है उनके, रेडिकल फोर्स, जो डिसिप्लिन कायम रखता है पूरे गांव में और शहरों में. वो इन सब का पैसा वो सेपा से मिलता है. और सेपा का फाइनेंशियल स्टेटस डिफंक्ट है आज के दिन, राइट. सो देयर इज अ problem of the theocratic state versus the financial system of the country.